नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत और चीन की सीमा पर फिर से विवाद बढ़ रहा है उस घटना के कई हफ्तों गुजरने के बाद, जबकि करीब 20 भारतीय फौजियों के मारे जाने की खबर हमें मिली थी और हमें ये नहीं मालूम उस तरफ से कि कितने चीनी फौजी मारे गए। लेकिन फिर से ये तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो चीनी फौज है उसने ये आरोप लगाया है कि भारत ने हवा में फायरिंग की है भारतीय फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, LAC पर। लेकिन भारत ने इसको पूरी तरीके से नकारते हुए इस आरोप को उल्टा ये कहा है कि चीनी फौजियों की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। भारत ने कहा है कि उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं हुई है हवा में फायरिंग होने की। और इस बात का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि करीब करीब 50 साल गुजर चुके हैं इस बात को कि जब हवा में फायरिंग जैसी कोई घटना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई हो। तो यानी इससे तो साफ है कि दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। और ख़ासकर इस बात के मद्देनज़र भी कि जो चीनी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो TV चैनल्स हैं, अखबार हैं, अगर उनके ट्विटर हैंडल्स अभी आप देखें, खासकर ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमने देखा है पिछले दिनों में भी कि वो ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये कहा कि भारत जो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई देखी गई तो चीन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, जंग के लिए तैयार रहें। इस तरह की बेहद आक्रामक जो भाषा का प्रयोग होते हुए हम देख रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाला है। भारत ने साफ तौर पर यह कहा है, सेना ने अपने बयान में कहा है कि 7 सितंबर यानी सोमवार को चीनी सेना यानी PLA के सैनिक LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, भारत के एक पोजीशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाया तो उन्होंने हवा में कई राउंड फायरिंग करके हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश की। तो एक तरह से चेतावनी के जो है तौर पर इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपने देखा कि इसका बिल्कुल हूबहू इसी तरह का क्लेम जो है वो चीनी फौज भी कर रही है। तो आखिर हो क्या रहा है ऐसे में जो भारत और चीन सीमा है, और ख़ासकर इतने गंभीर पूरे संकट से होकर गुजर रहे हैं भारत और चीन। कोई भी ज़ाहिर है नहीं चाहता दोनों देश के ऐसे में जंग हो, जबकि पूरी दुनिया जो है वो लड़ रही है एक महामारी से। और इससे बड़ी जंग आखिर और क्या होगी? सबसे बड़ी जंग यही है कि पूरी इंसानियत, पूरी मानवता लड़ रही है एक बड़े वायरस से, सबसे पहले जिसका शिकार खुद चीन हुआ। और इस तरह के आरोप भी लगे कि चीन ने ही पूरी दुनिया को ये वायरस दिया। और अब आप ये देखिए कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में एक हेल्थ इमरजेंसी है, ऐसे में भी दो पड़ोसी देश कहीं ना कहीं जो इस तरह के सैनिक पूरे विवाद में या सैनिक जो है वो गुत्थम गुत्था में उलझे हुए हैं, ये अपने आप में बेहद अजीब बात है। इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत और चीन सीमा पर क्या हो रहा है, खासकर इस बात के मद्देनज़र भी कि हमने देखा है कि भारत की तरफ से पारदर्शिता इस दौरान बहुत कम बढ़ती गई है। आपको याद होगा कि मई के महीने में भी भारत सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है कि वाकई चीनी सैनिक भारत की ज़मीन पर मौजूद हैं, जब तक कि इस बात की खबर आ गई कि बाकायदा 20 भारतीय, बेहद दर्दनाक खबर कि 20 भारतीय फौजियों की मौत हुई। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए और इसका एक तरह से देखा जाए राजनयिक जो कोण है वो भी समझने के लिए मेरे साथ प्रवीण साहनी मौजूद हैं, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं और साथ ही फोर्स मैगजीन जो एक डिफेंस मैगजीन है उसके एडिटर हैं। सबसे पहले प्रवीण साहनी साहब, मैं आपसे इसी सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये पूरा जो मुद्दा है जिसमें बिल्कुल हूबहू एक तरह का आरोप लगा रहे हैं भारत और चीन, इसको हम समझे कैसे? आखिर हो क्या रहा है भारत चीन सीमा पर? देखिए, इसको समझने के लिए पहले मैं दो बातें बोलूंगा एज अ बैकग्राउंड, जिससे कि फिर हम इस बात को समझ पाएंगे। पहली बात तो ये है कि ना चीन और ना हिंदुस्तान लड़ाई चाहता है, तो लड़ाई की बात बिल्कुल नहीं करनी है और दोनों को मालूम है कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो हाइट्स होती हैं हाई एल्टीट्यूड में, जो चाइना की लड़ाई है, PLA की लड़ाई है, और जो उनके पास असला है, उसके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक्चुअल लड़ाई में हाइट्स मीन नथिंग टू देम। ये दो बातें हैं। अभी हो क्या रहा है, सवाल ये उठता है। तो देखिए, हो ये रहा है कि हमारे जवानों ने 29 और 30 की रात को दो ऐसी पोस्ट थी जो कि साउथ पैंगोंग त्सो में है, जो उस समय खाली थी, जहां PLA आके कब्जा करना चाहती थी, वो हम लोगों ने पहले कर ली। तो अब उनको प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि, और वो जो दो है, अगर आप उनके पुराने नक्शे देखें PLA के, तो वो
तो वो उनकी पोस्ट दिखती है उसमें, जबकि हम कहते हैं कि ये हमारी पोस्ट है। पर सवाल पोस्ट का नहीं है, झगड़ा झगड़ा इस समय ये है, जहां तक पीएलए का ताल्लुक है, वो ये समझते हैं अगर इनको पोस्ट मिलती जाएंगी ऐसे, ये जो दो पोस्ट है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जब बातचीत होगी उसमें बढ़ जाएगा। और हिंदुस्तान की जो साइड है, जैसे अभी जयशंकर वांग ही को मिलने जा रहे हैं, तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो हमारे हक में फैसला नहीं हो पाएगा। इसको आप सिर्फ इतना ही समझिए। अब जब हम ये बात समझ गए हैं तो अब सवाल उठता है फायरिंग का। तो मैं ये मानना चाहूंगा कि जो इंडियन आर्मी की पोजीशन है वो ठीक है। वो ये है कि हमारे जवानों ने उन दो हाइट्स को कैप्चर किया त्रिशूल एरिया के अंदर। पीएलए जो है वो डरा रहा है, उन्होंने हवा में फायरिंग करी है, जो मेरे को भी पता चला है। देखिए, आप जब दो फौज होती है तो वो हवा में फायर नहीं करती, अगर उनको लड़ाई करनी होती है वो दुश्मन को मारती है। ये हवा में फायरिंग होती है जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो और आपको एक भीड़ को वो हटाना हो, तब पुलिस करती है हवा में फायरिंग। तो ये उन्होंने जो हवा की फायरिंग है, ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 50 साल में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि तनाव हमेशा रहा बॉर्डर पर, लेकिन 50 साल में भी कभी हवा में फायरिंग नहीं हुई। तो इस फायरिंग को कैसे समझा जाए, खासकर इस बात के मद्देनजर कि जो भी चाइनीज मीडिया है, और अब ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि चीन में मीडिया आजाद नहीं है तो कोई भी उनका इंडिपेंडेंट व्यू होना बहुत मुश्किल है कि वो आजाद तरीके से अपनी कोई बात रख रहे हैं। तो यानी कि जो चीनी मीडिया का जो व्यू है, उनकी जो राय है या जो पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीनी सरकार का ही एक तरह से पक्ष है। वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है संभल जाए, भारत सुधर जाए, वरना जंग होते देर नहीं लगती। तो इस तरह की भाषा हवाई फायरिंग के जवाब के तौर पर, और वो भी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है, और साथ साथ 50 साल में ऐसा नहीं हुआ। तो ये आप कह रहे हैं कि दोनों ये नहीं चाहते हैं कि जंग हो, तो फिर ये धमकी किस बात की है? हाँ, तो मैं भाई आपको यही बता रहा था कि ना सिर्फ दोनों चाहते नहीं है, दोनों को मालूम भी है कि दूसरा आदमी नहीं चाहता है। जो एक अजीब अच्छी सिचुएशन है, तो एस्केलेशन बढ़ने के काम वो है नहीं। अब फायरिंग का जहां तक आप कह रही हैं कि इतने साल में 75 के बाद कभी नहीं हुई, देखिए 75 के बाद ये लद्दाख जैसा ऑपरेशन भी नहीं हुआ। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये फायरिंग सिर्फ पीएलए कर रहा है धमकाने के लिए। हमको धमकने की जरूरत नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है, हम जानते हैं वो एस्केलेशन नहीं करेंगे, वो हमें धक्का नहीं देंगे, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि लड़ाई वो भी नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी पोजीशन जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि वो इसको दो हाइट्स को ले नहीं पाए, हमने ले लिया पहले, तो वहां पर भी कई ऑफिसर्स की वो पनिशमेंट हुई होगी कि तुम पहले क्यों नहीं पहुंचे। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है उनको लग रहा है कि जो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन है नेगोशिएटिंग टेबल पर, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, और ये उनको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो डरा रहे हैं। लेकिन 5 सितंबर को पहले ही मुलाकात हो चुकी है और उसके ठीक 2 दिन बाद इस तरह की हवाई फायरिंग की बात आई है, और 10 सितंबर को फिर से जो है मुलाकात हुई है विदेश मंत्रियों की। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ उससे पहले का एक वार्म अप है, ताकि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एक तरह से चीन बात कर सके। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से मैं देख रही हूँ, दूसरे कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भारत को अस्थिर करने की, डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है चीन के जरिए, और खासकर भारत की जो अंदरूनी राजनीति है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके मद्देनजर भी। खासकर अगर भाजपा को हम देखें कि वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, वो कहती है कि हम बहुत मजबूत पार्टी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो 56 इंच का सीना रखते हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स के मद्देनजर जब कोई देश धमका जाता है, या जो 20 फौजियों का मारा जाना, उनकी मौत होना भी कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचा, तो क्या ये अंदरूनी राजनीति को समझते हुए प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाने की एक कोशिश के तौर पर चीन कर रहा है क्या, या वो भारत को वाकई अस्थिर करना चाहता है? देखिए, इसको इस तरीके से समझना चाहिए। हिंदू में ऑलरेडी एक रिपोर्ट आ चुकी है कि उन्होंने अभी हमारा 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया है, चाइनीज ने। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। दिल्ली जो है, हमारा जो कैपिटल सिटी है, वो है 1464 स्क्वायर किलोमीटर्स।
1464 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब आप सोच लीजिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर कितना एरिया है जिसपे वो कब्जा कर चुके हैं। बहुत तो हैरानी की। हाँ, तो वो जो उनके पास है वो उनके पास है, उसके बावजूद हम क्या समझते हैं वो दूसरी कहानी है। अब देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिले थे 5 सितंबर को, मेरी समझ ये है जब मैंने दोनों के बयान देखे हैं कि वो डिफेंस मिनिस्टर चाइनीज ने हमको धमकी दी है। वहां पर वो धमकी देकर गए हैं हमको। पर अब दोनों साइड को पता है कि जो एक्चुअल बातचीत होगी वो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में होगी। वो जयशंकर और वोंग ही के बीच में कुछ कुछ ठोस बात निकलने की उम्मीद है। उससे पहले ये हादसा हो गया जिसमें चाइनीज को लग रहा है कि हमारी पोजीशन खराब हो गई है। तो इसका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, कुछ जनरल्स बोल रहे हैं कि साहब ये लड़ाई हो सकती है, कुछ नहीं होगा। लड़ाई होनी होती, देखिए, तो वो अभी तक वो सीने में गोली मारी होती, हवा में नहीं मारी होती गोली। देखिए, इसके अलावा प्रवीण जी, एक और जो अहम बात उठ रही है वो ये भी है कि जो तिब्बतन जो एसएसएफ के नईमा तेंजिन हैं, उनकी मौत को लेकर जो एक पूरी बात है, उसको हम कैसे समझें कि उसको भी बीजिंग ने बहुत परेशान किया है। भारत के मद्देनजर हम इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि जो एक तिब्बतन जो एक पूरा आंदोलन है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं वो भी गर्मा गया है। मैं ट्विटर हैंडल्स भी देख रही थी उनके कि वो जो है फिर से एक तरह से इसको ताजा करना चाहते हैं। इसको कैसे देखेंगे हम? और खासकर ये भी हमने देखा कि राम माधव जी का एक ट्वीट भी आया इस सिलसिले में। वो ट्वीट उन्होंने किया, फिर उन्होंने डिलीट किया। तो ये जो पूरी बात है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि जो एसएसएफ की जो जो जवान मरा है, जो सूबेदार मरे हैं, देखिए, अब हमने कहा है कि वो लैंड माइन से मरे हैं। पुरानी कोई लैंड माइन थी, उससे मर गए हैं। अब लास्ट लैंड माइन 62 में लगी थी, उसके बाद 58 ईयर्स में कोई लैंड माइन नहीं लगी है। तो ये अब इस पे मेरे जैसा इंसान इस पे भरोसा नहीं कर पाएगा। पर वो कैसे मरे हैं हमें मालूम नहीं है। पर जो चीज हमें मालूम है कि हिंदुस्तान की सरकार ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। अगर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी उनके जनाजे में जाते हैं, उनके उस पर शरीक होते हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं चाइना को कि देखिए, ये तिब्बतन जो है ये हम लोग हैं और ये हमारे लोग हैं और हमारा कॉज है। मेरे ख्याल में ये हमको इस मसले को, तिब्बत उनके लिए एक बहुत सेंसिटिव मसला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम डर गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें समझदारी से नेशनल पावर दोनों की समझनी चाहिए, मिलिट्री पावर दोनों की समझनी चाहिए, और सोच समझ के जो हमने 29/30 को किया है वो एक अच्छा था काम, बहुत अच्छा था कि वहां कोई था नहीं, हम जाके बैठ गए। पर इस बात को आगे खींच लेना और सोचना कि इससे हमें और फायदा होगा, तो मैं समझता नहीं हूं उससे कोई फायदा होने वाला है तिब्बत के इशू से। एक और रिपोर्ट में पढ़ी कि जो श्याम सरन ने वो जो है सबमिट की थी रिपोर्ट, और जाने माने चाइना एक्सपर्ट भी हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। उनका कहना था कि एलएसी पर जो है वो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, गश्त बढ़ाई जाए। क्या ये एक कोई तरीका हो सकता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इन चीजों की अहमियत ही कुछ नहीं है, क्योंकि जो उनको करना था वो कर चुके हैं। जो वो थोड़ा सा नहीं कर पाए, हमने पहले वहां जाके कब्जा कर लिया ना, तो वो हटेंगे अब, वो तो होने वाला है नहीं। आप पेट्रोलिंग कर लीजिए, इन एनी केस आपके वहां लड़के बैठे हैं, तंबू में ना बैठने के बजाय बाहर बैठ जाएंगे। अब वो टाइम निकल चुका है पेट्रोलिंग का। वो देखिए, ये लद्दाख क्राइसिस का एक मिलिट्री डायमेंशन है बहुत बड़ा, जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, पर ये एक अलग सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो सिचुएशन है वो बॉर्डर पेट्रोलिंग से बॉर्डर गार्डिंग पे चली गई है। अब हम बॉर्डर गार्डिंग का मतलब होता है कि अब हम हथियार लेके हमको इस्तेमाल करना है अगर वो घुसते हैं, पर वो सवाल ये है कि वो नहीं घुसेंगे अब। तो फिर 10 सितंबर को क्या होना है, जब इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन है, इतनी गंभीर स्थिति बन रही है कि कभी हवा में फायरिंग की बात हो रही है, फिर आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा हथियार बंद तरीके से चल रहे हैं। तो 5 तारीख को फिर क्या बात हुई, 10 को क्या बात होगी? ये बातचीत और लड़ाई झगड़ा एक साथ कैसे चल रहा है? तो देखिए, ये एक तरीका है। कोई भी जो चाइना को समझता है वो ये जानता है
ये उन्होंने साउथ चाइना सी में भी किया है। चाइनीज एक अलग टाइप की कंट्री है, क्योंकि पीएलए उनका हिस्सा है पार्टी का, तो वो मसल भी दिखा सकते हैं, पीएलए को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ साथ बात भी कर सकते हैं। यू सी, शोइंग मसल एंड नेगोशिएटिंग इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। दिस इज वेरी टिपिकल टू द चाइनीज। अब देखिए, तो अब सवाल ये है कि होगा क्या, ये अब आपका सवाल है। देखिए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, आप भी देख लीजिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कैसे इस बात को मान लें, हिंदुस्तान कैसे मान ले कि साहब आप इतनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स को, और वो उन्होंने कह दिया वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। तो अभी क्या है, ये एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट हो गई है हमारी। यानी हम ये कड़वा घूट पीकर बैठ जाएं अगर हमें जंग नहीं करनी है, या हम स्थिति में नहीं है इस बात को समझ जाएं कि एक कोई दादागिरी दिखा रहा है, एक कोई मोटा ताजा लड़का है और क्लास में दूसरे लड़के को बुली करता है, उसकी पेंसिल छीन लेता है, उसकी किताबें छीन लेता है, वो लड़का घर चला जाता है और दूसरी पेंसिल भी नहीं ले सकता, दूसरी किताब भी नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं ये समझते हुए गंभीर स्थिति कि उसके साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक कड़वा घूट पीकर बैठ जाएं हम। थोड़ा सा अलग बोलूंगा इससे मैं, वो ये बोलूंगा जैसे दोनों साइड को पता है कि वो लड़ेंगे नहीं, तो जो बुली ने करना था वो कर चुका है, अब उसके आगे वो भी नहीं करेगा, हमें ही मालूम है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब वो बुली आगे नहीं घुसेगा, क्योंकि उसको पता है अगर आगे घुसेगा तो कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे वो जीत जाए लड़ाई या कोई भी हश्र हो लड़ाई का, जो भी नतीजा हो, हिंदुस्तान लड़ेगा, ये उनको भी मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी इस बातचीत के लिए। और जाहिर है ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जटिल है इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे मुद्दे को समझना, क्योंकि इसके इतने कोण हैं, और खासकर एक ऐसी सरकार हमारे सामने है जो कि बहुत पारदर्शिता में यकीन नहीं रखती है, बहुत बेहतर तरीके से अपने जो जनता है, आम जनता या पत्रकारों को भी नहीं बताती है, इसलिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इसके इर्द गिर्द जो एक सीक्रेसी है, जो एक तरह का खुफियापन है, वो साफ तौर पर झलकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत। थैंक यू, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।